हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई एक अंडररेटेड कैनेडियन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म रैग का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं माइकल ग्रीनस्पैन। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इसके फैक्ट्स जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जिसे अभी अभी होश आया है और उसने खुद को पाया है एक क्रैश हुई कार में। वो बुरी तरह इंजर्ड है, उसकी एक टांग टूट चुकी है और वही टांग उसकी स्टक है। वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वो देखता है कि बैक सीट पर एक आदमी मरा पड़ा है और एक और मरा पड़ा है बाहर, जो कि ड्राइवर है। लेकिन ये नहीं जानता कि ये दोनों कौन है। यहाँ तक कि ये खुद को भी नहीं पहचानता क्योंकि क्रैश के बाद इसकी याददाश्त चली गई है। ना तो इसे अपना नाम और पता याद है, ना इसे ये याद है कि कार क्रैश कैसे हुई और कार में ये कहाँ जा रहे थे। इसकी मेमोरी अब जीरो है, इसलिए और भी ज़्यादा पैनिक कर रहा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इन पर अटैक किया हो। कार खाई में एकदम नीचे आकर पड़ी है। ये इसलिए बच गया क्योंकि इसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो सफ़र करते वक्त सीट बेल्ट हमेशा पहने, याददाश्त जाने का रिस्क है लेकिन जान जाने का नहीं। अब वो काफ़ी ट्राई करता है खुद को फ्री करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा वो फ्री नहीं हो सकता। उसकी जेब में भी कुछ काम का नहीं था और कार में उसे मिली है एक टॉर्च और कुछ माचिस। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था लेकिन जवाब उसके पास नहीं थे। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है और रात का सन्नाटा उसे खा रहा था, इसलिए वो रेडियो ऑन करता है म्यूजिक सुनने के लिए। ऐसे ही वो सो जाता है लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। यहाँ उसके लिए थोड़े पानी का इंतजाम हो गया, लेकिन ये वरदान भी जल्दी शाप में बदल जाता है क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पीछे पड़ी लाश का कोट उतार कर पहन लेता है। गिल्ट तो उसे हो रही थी लेकिन वो भी क्या करे। ऐसे ही बैठे बैठे रात गुजर जाती है और सुबह भी काफ़ी ठंड थी। हिल तो वो सकता नहीं, इसलिए छोटे मोटे काम वो वहीं बैठकर कर रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा था खुद को शांत रखने की, लेकिन आसपास देखकर ऐसा कर पाना मुश्किल है। अब तक कोई हेल्प नहीं आई और लगता भी नहीं कि आएगी। भूख उसे काफ़ी लगी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक लाश के। उसे खाना उसकी मजबूरी है, लेकिन खाने से पहले वो उसका पर्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम है जॉर्ज और शायद वो इसका दोस्त होगा, इसलिए अपने दोस्त को वो नहीं खा सकता। ऐसे ही भूखे प्यासे ये दिन भी निकल जाता है और रात को उसे लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई है, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता। अगली सुबह भी वो यही याद कर रहा था कि आखिर उसका नाम क्या है। तभी वो देखता है कि ऊपर से कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसके दिमाग का वहम भी हो सकता है। कार में एक मिनट की गोली पड़ी थी जिसे उठाने की वो पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि कुछ तो पेट में जाएगा। अब गोली तो नहीं उठती, लेकिन सीट के नीचे से उसे मिल जाती एक फुल्ली लोडेड गन। और अब मामला और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। इनकी कार में गन क्या कर रही है। उसने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए उसे काफ़ी थकान हो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो एक लड़की थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसे लगा था कि वो यहीं बैठे बैठे मर जाएगा। वो लड़की उसे खाना और पानी देती है और अब जाकर उसकी जान में जान आई। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी वो जाग जाता है। ये सब सिर्फ एक सपना था। रात को उसे फिर से लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई है और उसे एकदम सही लग रहा था। वो था एक कुगर, पहाड़ी शेर आप कह सकते हो। वो बाहर पड़े आदमी की बॉडी को खा रहा था और क्या पता वो भी इसका दोस्त हो, इसलिए 2 बार गोली चलाकर उसे भगा देता है। अब अकेलापन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने पीछे पड़ी डेड बॉडी से बात कर रहा है और अब तो उसे जागते हुए भी वो लड़की दिखाई दे रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फेक। क्या पता वो कुगर भी असली ना हो। खैर अगली सुबह उसे एक चींटी दिखती है जिसे वो खा लेता है, लेकिन इससे भूख तो नहीं मिटने वाली। वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर फंसा हुआ है क्योंकि उसका पैर स्टक है। धीरे धीरे वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है और ये कोई अच्छा फैसला तो है नहीं, इसलिए वो सारा दर्द भूलकर हाथ पैर मारने लगता है। और इस पैनिक का फायदा ये हुआ कि आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। अब उसे बहुत ज़्यादा दर्द तो हो रहा है, लेकिन अब वो फ्री है। बाहर उसे एक डॉग दिखाई देता है और साथ ही एक चॉपर की आवाज़ भी आती है, जो कि ना तो उसे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। थोड़ा चेक करने पर अपनी सीट के नीचे उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर नाम था रेमंड प्लेजी। वो खुद से सवाल करता है कि रेमंड प्लेजी है कौन। तभी वो लड़की कहती है कि तुम। अब जाकर इसे अपना नाम पता चला। उसके पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए कुछ जुगाड़ करके पहले वो उसे फिक्स करता है। इसी बीच रेडियो पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें एक रॉबरी के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अंजाम दिया था 3 आदमियों ने, जिनके नाम है एरिक स्टेपल्टन, जॉर्ज वीवर और रेमंड प्लेजी। रॉबरी के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और एक फीमेल को मारकर भागे थे और अब तक ये लापता है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर हो गया और इसे भी। रेमंड तो यही है, जॉर्ज पड़ा है बैक सीट पर और एरिक वो है जिसे कुगर खा रहा था। ये बैंक में चोरी करके भागे थे और जल्दबाजी में इनकी कार रोड से उतरकर खाई में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। रेमंड जाकर ट्रंक खोलता है और उसके अंदर नोटों से भरे हुए बैग्स पड़े थे। यानी कि ये सारी बात एकदम सच है और इसका मतलब कि फ्री होकर भी इसका कुछ खास भला नहीं हुआ। अगर ये सही सलामत यहाँ से निकल भी गया तब भी जाएगा जेल में ही।
अब वो बैठकर सोच रहा है कि क्या किया जाए, खुद को यहीं पर मार दूं या फिर कोशिश करूं यहाँ से निकलने की। यहाँ से निकलने में काफ़ी मेहनत लगेगी और दर्द भी काफ़ी होगा, लेकिन आखिर में जाना पड़ेगा जेल ही। खैर वो रेंगते हुए थोड़ा ऊपर जाता है और एरिक की बॉडी को खाया हुआ देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो कुगर रियल है। वहीं पर वो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी उसकी कार में से पैसे चुरा रहा है। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन उसके पास इससे भी बड़ी गन थी। तब रेमंड कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, पैसा तुम ही रख लो। और पैसा तो वो रख ही लेता है, लेकिन बिना कोई हेल्प के वहाँ से भाग जाता है। एक बैग वहीं पर रह गया था, लेकिन इसका अब कोई मोल नहीं। रात को वो उसी पैसे की आग सेक रहा था। अब उसे वो मिंट की गोली भी मिल गई, जिसे खाने के बाद उसे याद आया कि मिंट तो उसे पसंद ही नहीं। वो डॉग भी वहीं पर है, जिसे देखकर उसे याद आया कि बचपन में उसके पास भी एक डॉग था। इस सब से हमें पता चलता है कि अब धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ रही है और वो लड़की अब भी उसके साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉबरी के बाद ऐसी लड़की को मारकर भागा था। अभी वो सोच में पड़ा हुआ था कि तभी वो कूगर वहाँ पर आकर जॉर्ज की बॉडी को लेकर चला जाता है, यानी कि अगली रात इसका नंबर भी लग सकता है। वो तो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए सुबह होते ही वो उसी तरफ आगे बढ़ जाता है जिस तरह वो चोर भागा था। वो डॉग उसे लीड कर रहा है। अब उसकी जर्नी शुरू हो गई, इसलिए पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही रेंगते हुए वो काफ़ी आगे पहुंच जाता है और अचानक उसे मिलता है एक बैग जिसके अंदर पेन किलर्स थी। ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं, और ये उसे तभी मिला जब उसने कुछ ठाना और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके अंदर कुछ खाने का भी था, जो कि थोड़ा वो खुद खाता है और थोड़ा देता है डॉग को। आगे बढ़ने पर एक केव में उसे एक फ़ोन मिलता है, लेकिन सिग्नल वहाँ पर नहीं थे। वो फ़ोन है उस चोर का, और ये हमें इसलिए पता क्योंकि इसकी आधी खाई हुई बॉडी वहीं पर पड़ी है। पैसा इसके भी काम नहीं आया। रेमंड की जान भी खतरे में है क्योंकि इस वक्त वो उस कूगर के घर में है। इससे पहले कि वो वापस आए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो पहुँच गया था एक रिवर तक। वहाँ भी कुछ कीड़ों को खाकर वो काम चलाता है और अब तक उसका एक बॉन्ड बन चुका है उस डॉग के साथ। सामने उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी, इसलिए वो किसी तरह रिवर पार करके उस साइड जा रहा था, लेकिन भाव इतना तेज था कि वो बहकर काफ़ी आगे पहुँच जाता है। रास्ता वो पूरी तरह भूल गया, लेकिन फ़ोन अब भी सही सलामत है। रेंगते हुए वो फिर से आगे बढ़ता है और रात को बारिश हो रही थी, इसलिए वो छुपा हुआ था। तभी कई सारे लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें लेकर आई थी वो लड़की, लेकिन उस लड़की की तरह वो सब भी असली नहीं थे। अगली सुबह वो डॉग फिर से उसके पास आ जाता है और वो उसे मोटिवेशन दे रहा था। वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है और पेन किलर्स खा खा कर वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक वो काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो घूम फिर कर फिर से वहीं पर पहुँच गया जहाँ से स्टार्ट किया था। वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है आप सोच भी नहीं सकते। उसकी सारी उम्मीद मारी गई। वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है और अब उसे लग रहा है कि वो नहीं चाहती कि रेमंड यहाँ से बाहर निकले। उसी की वजह से वो दोबारा यहीं पर आ गया, इसलिए इस बार वो उसका खेल खत्म कर देता है उसे गोली मारकर। अब टूटने के बजाय उसका इरादा और ज़्यादा पक्का हो गया है यहाँ से निकलने का। भटकने के बजाय अब वो सीधी चढ़ाई चढ़ेगा। दिन रात हालातों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था और अब तो उसकी पेन किलर्स भी खत्म हो गई। अपनी हिम्मत के दम पर आखिरकार वो ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ कोई रोड उसे नहीं दिखता। दूसरी बार में भी कोई रास्ता नहीं निकला, इसलिए अब क्या फ़ायदा। अब वो चैन से मरने की सोच रहा था कि तभी वो डॉग उसके पास आकर उसे दिखाता है कि रोड आ गई है। अब फाइनली वो रोड तक पहुँच गया, लेकिन उसके पीछे है वो कूगर। जल्दी से वो साइड में जाकर बैठ जाता है तो उसे मिलती है एक और बॉडी जिसके हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग था। उसकी जेब चेक करने पर पता चलता है कि वो है रेमंड प्लेजी। ये है मेन ट्विस्ट। अब इसे सब कुछ याद आ गया। जो औरत इसे दिख रही थी वो इसकी वाइफ थी। ये अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने निकला था और जब ये कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा था तभी वो तीनों चोर बैंक से बाहर निकले और इसे होस्टेज बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वो इसे अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से निकल गए और इसकी वाइफ कुछ भी नहीं कर पाई। यानी कि इसकी वाइफ अभी जिंदा है। इन तीनों ने जिस फीमेल को मारा था वो बैंक की एम्प्लॉय होगी और जिसे इसने मारा वो तो बस इसका वहम था। यानी कि इसे कभी कोई रिस्क था ही नहीं, बल्कि ये तो खुद एक विक्टिम है। इस एक ट्विस्ट ने पूरी स्टोरी को पलट कर रख दिया। खैर इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता वो कूगर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अब इसकी जीने की इच्छा इतनी प्रबल है कि पूछो मत। ये जान गया है कि इसने कुछ बुरा नहीं किया, इसलिए कोई गिल्ट भी अब नहीं बची। बुरा वो डिजर्व करते हैं जिन्होंने बुरा किया। इसलिए कूगर के सामने वो फेंक देता है रेमंड की बॉडी को और वो उसे लेकर भाग जाता है। और फोन में सिग्नल भी आ रहे थे, इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में एक रेंजर वहाँ पहुँच जाता है उसे लेने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि उस डॉग को भी ले लो। तब रेंजर उसे बताता है कि यहाँ कोई भी डॉग नहीं है, यानी कि वो भी सिर्फ उसकी कल्पना थी और उसी कल्पना ने इसे जीवित रखा और आगे बढ़ने का हौसला दिया। हिम्मत ना हार कर ये जिंदा अपने घर जा रहा है सीट बेल्ट लगाकर, और हिम्मत की वजह से ये हीरो की तरह अपनी लाइफ जिएगा, क्योंकि जब वो तीनों से लेकर जा रहे थे तब भी हिम्मत करके इसने सीट बेल्ट लगाई और अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, जिस वजह से कार क्रैश हो गई। जॉर्ज मौके पर ही मर गया। एरिक मरा बाहर निकलकर और रेमंड तो पैसों को दबोच कर ऊपर तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी मर गया। बचा सिर्फ ये सही टाइम पर सही फैसला लेकर। अगर ये व्हील ना घुमाता तो शायद वो तीनों जिंदा होते और ये मरा होता। अब ये वापस घर जाएगा और अपनी वाइफ से मिल पाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो मूवी बाकी सर्वाइवल थ्रिलर से अलग है क्योंकि इसमें क्लेवर राइटिंग के साथ साथ और भी कई सोशल मैसेज थे और एक ट्विस्ट ने इसे और भी ज्यादा बेहतर बना दिया। इसकी डायरेक्शन भी काफी अच्छी है और एक्टिंग तो फर्स्ट क्लास है ही। हालांकि इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया और ये जरा भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसमें काफी गहरे मैसेज हैं जो किसी की भी लाइफ चेंज कर दें। शुरू से वो आदमी हमें एक बैड वाइब देता है क्योंकि हमने रेडियो पर कुछ सुना था। हम यही सोचते हैं कि इसके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन आखिर में जाकर जब हमें सच पता चलता है तब हम भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। वो ये सब डिजर्व नहीं करता था, वो तो खुद एक विक्टिम था और हम चाहते थे कि उसके साथ और भी बुरा हो। कुछ इस तरह हमारा माइंडसेट चेंज होता है। ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, इस मूवी में ऐसे मैसेज भरे पड़े हैं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बजट तो नहीं पता, लेकिन इसने कमाई की थी $8020 की यूएस और कनाडा में, और ऑफ कोर्स बजट इससे कई गुना ज्यादा होगा। वर्ल्ड वाइड इसने कमाए थे $2,29,532, जो कि कम है। खुद को कैरेक्टर की सिचुएशन और माइंडसेट में डालने के लिए एड्रियन ब्रॉडी ने पूरी रात अकेले उस जंगल में बिताई थी कार के पास, जबकि पूरा क्रू होटल में चला गया था और उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी। कई सीन्स को शूट करते वक्त उन्होंने सच में कीड़े मकोड़े खाए थे। एड्रियन ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए, चाहे गिरना पड़ना हो या कई बार रेंगते हुए रिवर को पार करना हो, वो भी बर्फ जैसे पानी में। पूरी मूवी में एड्रियन सिर्फ 38 सेकंड्स के लिए अपने पैरों पर दिखाई दिए, 30 सेकंड्स फ्लैशबैक में और 8 सेकंड एंड में। रेडियो पर जो न्यूज़ सुनाई दी थी वो आवाज़ भी एड्रियन ब्रॉडी की थी। जो आपने डॉग देखा उसकी ब्रीड थी बेल्जियन मैलिनॉइस। मूवी को सिर्फ 18 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था, वो भी सीक्वेंस वाइज। कार को हेलीकॉप्टर का यूज़ करके खाई में उतारा गया था और शूटिंग पूरी होने के बाद हेलीकॉप्टर ने उसे निकाला। कार को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उसके सेक्शन अलग हो जाएं ताकि कैमरा हर एक एंगल से रिकॉर्ड कर सके। इस मूवी का टीजर पोस्टर इंस्पायर्ड है स्ट्रॉ डॉग से। राइटर और डायरेक्टर ने खुद उसे बनाया था फोटोशॉप का यूज़ करके, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो इतना पसंद आया कि उसे ऑफिशियली बना दिया। जब मूवी की स्क्रिप्टिंग शुरू हुई थी तब ना तो कोई प्लान था, ना ही कोई आइडिया कि फिल्म में क्या होगा। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि कैरेक्टर्स आखिर हैं कौन और आपस में उनका क्या कनेक्शन है। ये चीज़ फिल्म में सेम ही छोड़ दी गई। एंड में जाकर सब कुछ फाइनल हुआ और मूवी में भी सेम ये रखा गया। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, जैसे वो डॉग था उस आदमी के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कैसे देखना चाहते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक आना ना भूले। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपने नो वे होम देख ली है तो हम एक स्पॉइलर टॉक कर सकते हैं सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर। कमेंट करके बता देना और वो बातचीत हम करेंगे लाइव। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।